आवाज देखना भाई, पीछे बहुत ज्यादा है ये तो। अब ठीक है? पीछे आ रही है? बैठो भाई फटाफट। क्या पढ़ा था कल? उसके अलावा? हाँ, एक ही पढ़ा? हम्म, एक ही पढ़ा था बस? ठीक है, देखो, इससे पहले अपन ने पढ़े थे सीडीपी, एनईएस, सीडीबी और पंचायती राज। ठीक है, वो चारों अपन ने एक साथ पढ़े थे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंडर में। ठीक है, उसके अंदर अपन ने, सबको याद हो गए वो सारे? फिर अपन ने पढ़ा ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, टी एंड वी सिस्टम। सबसे पहले कहा आया, कब? इंडिया में 1974। कौन लेके आया? डैनियल बैनर, है ना? तो याद रखना है, डैनियल बैनर ने क्या दिया? टी एंड बी। लिखा नहीं? लिख लो भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक क्वेश्चन, आपके नोट्स के अलावा भी कोई बुक रेफर करने की नीड होगी या फिर आपके नोट्स इनफ है? प्लीज बताएं। इनफ तो कुछ नहीं है भाई। इनफ का तो मैं कैसे बता सकता हूं? आपको अगर लगता है कि मेरे को एक बुक रिफर करनी चाहिए, टेक्स्ट बुक अच्छी होती है, रिफर कर लेनी चाहिए। और जैसे डब्ल्यू के एग्जाम के लिए तो बिल्कुल रिफर कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नोट से मेरे को पार नहीं पड़ेगी तो टेक्स्ट बुक आप रेफर कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, आपको ऐसे लगता है कि नोट्स ठीक है तो ठीक है, आपके सेटिस्फेक्शन पे है। मैं सिलेबस को पूरा कवर करूंगा, वो मेरे ऊपर है। ठीक है, बट ऐसे नहीं कह सकता मैं कि मैं 100% चीज यहाँ आपको बोर्ड पे लिखा दूंगा। ठीक है, कोई न कोई चीज मेरे से मिस हो जाएगी, और वो हो सकता है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ो तो आपको वहां मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप बुक रेफर करना चाहते हो तो जरूर कोई न कोई बुक उसके साथ में रेफर कर लो। ठीक है, चलो, अपन ने डैनियल वेगनर पढ़ लिया। नाम बताऊं? ओपी धामा पढ़ सकते हो, जीएल रे पढ़ सकते हो। हिंदी में कोई नहीं है, हिंदी में गन सिंहपुर वाले नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट वापिस समझा दो। कितने क्वेश्चन आते हैं एक बार बता दो। कितने क्वेश्चन भाई, मैं पेपर बनाऊंगा उस दिन बता दूंगा। अब ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, कितने डब्ल्यू में कितने क्वेश्चन आएंगे वो कौन बता सकता है? आरपीएससी बता सकती है, आरपीएससी बता देगी, और पेपर देने जाओगे तब दिख जाएंगे कितने आएंगे। अब कोई फिक्स नहीं है, और आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहे ट्रेंड है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन कम से कम तो 5 आएंगे ही आएंगे। तो और पर एक भी आए सिलेक्शन, वो एक भी करवाएगा। वो सिलेक्शन होगा तो वो एक से ही होगा। तो ऐसे थोड़ी है कि भाई क्वेश्चन 10-10 का गैप थोड़ी रहेगा सिलेक्शन में। सिलेक्शन में तो एक दो क्वेश्चन वही सिलेक्शन करवाएंगे। तो सारे सब्जेक्ट जितने दिए हुए हैं, जो जो लाइन सिलेबस में लिखी हुई है वो आपको पढ़ के जानी है। उसका कोई इलाज नहीं, चाहे कितने क्वेश्चन आए और चाहे ना आए। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट देखोगे। अब एग्रो तुम कितनी पढ़ते हो? कब से लेके कब तक पूरा एग्रो हॉर्टी कितनी पढ़ते हो? एग्रो के क्वेश्चन कितने आए? एओ में कितने? इससे पहले एओ में कितने? नहीं आते क्वेश्चन। पर ऐसा थोड़ी है कि एग्रो पढ़ानी छोड़ देंगे या तुम पढ़नी छोड़ दोगे, कोई नहीं छोड़ सकता। ठीक है, पर कोई ये स्पेसिफिक नहीं है कि ये क्राइटेरिया नहीं कि ये सब्जेक्ट इतना आएगा ही आएगा। कोई जरूरी नहीं है। पिछले एओ के अंदर 2021 में
इसके इकोनॉमिक्स के और एक्सटेंशन के 28 क्वेश्चन आए थे। तो अभी तक क्राइटेरिया 28 क्वेश्चन, और कितने आए? 180 क्वेश्चन में थे, उनमें से 50 क्वेश्चन तो थे इसके अपने राजस्थान जीके के, और उसमें से 130 क्वेश्चन में से 28 क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट के आ गए। तो क्राइटेरिया क्या करेगा? और रीते आ जाएंगे, तब अगर तुम एक्सटेंशन नहीं पढ़ के गई तो सिलेक्शन हो जाएगा वही। ठीक है, अंदर का अंदर ही सिलेक्शन, बाहर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है, जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो तुमको पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कर सकते कि प्लांट फिजियो तो सरिता सा लिखा हुआ है। आपकी बार एओ में क्या आया? प्लांट फिजियो, 20 क्वेश्चन डाल दिए। अब कोई मान सकता है कि इतनी क्लास ही नहीं होती टोटल फिजियो की? तो कोई कितना ही आ सकता है। एग्जामिनर पेपर सेट कौन कर रहा है, कहां से वो क्या डाल रहे हैं, वो उनके ऊपर है। कोई सब्जेक्ट ज्यादा आ सकता है, कम आ सकता है, आपको सब पढ़ के जाना है। ठीक है, और ध्यान दे के पढ़ाई कर लो। ये कितने क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे वो कर लेंगे यार, प्लान कर लें, करोगे तभी होगा। करेगा वो पूछेगा ही नहीं। जो कर रहा है ना अभी बैठ के, वो ऐसे पूछ नहीं रहा कि मैं एक बुक पढ़ लूं क्या यार। मैं कह दूंगा तो तुम पढ़ लोगे क्या? पढ़ोगे तो तुम तो अपने हिसाब से ही। ठीक है, तो आपको जो लगता है आपकी तैयारी है डब्ल्यू की तैयारी, कोई प्री पीजी की तैयारी नहीं है कि भाई प्री पीजी में मैंने कह दिया कि हाँ नोट्स ठीक है भाई, प्री पीजी में पढ़ के चले जाना, इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। प्री पीजी की मैं कह सकता हूं कि आ जाएंगे क्वेश्चन, डब्ल्यू की मैं नहीं कह सकता कि आ जाएंगे क्वेश्चन। राजस्थान जी के तुम पढ़ के जाओगे कहीं से पता ही नहीं लगेगा। वो 10 क्वेश्चन वो और डाल दिए उसके करंट के, तुम राजी होके जाओगे कि करंट तो पढ़ लिया। अब तुमने पढ़ लिया और वो पूछेगा, वो समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो वो उसमें पढ़ के भी आप कितने कर पाओगे उस पर डिपेंड करोगे। ठीक है, चलो, वो टी एंड बी पढ़ रहे थे अपन, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। अपन ने क्या कहा कि पहले टर्की में आया, उसके बाद इंडिया में 1974 में, और डैनियल बैनर इसको लेके आए। ठीक है, इसके बाद अपन ने कहा कि इसको फंड किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने किया। इसके बाद अपन ने इसके फीचर्स देखे, और फीचर्स इसके याद रखने अपने को इंपॉर्टेंट है इसके फीचर्स। ठीक है, अपन ने क्या देखा सबसे पहले? क्या एक तो सिंगल लाइन ऑफ कमांड है कि एक अगर कमांड स्टार्ट हुआ वो सेम एंड तक जाएगा, तो वो सेम रहेगा, उसके अंदर चेंज नहीं होगा कुछ भी। तो सिंगल लाइन ऑफ कमांड है कि कमांड देने वाला सिर्फ एक है और उसको फॉलो हो रहा है वो नीचे तक, लास्ट आदमी तक उसको फॉलो कर रहा है। तो उसको अपन ने क्या कह दिया? सिंगल लाइन ऑफ कमांड, एक आदमी की चौधर। ठीक है, घर में एक आदमी की चौधर, उसको क्या बोलेंगे? सिंगल लाइन ऑफ कमांड। ठीक है, तो उसके बाद में प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेस तो ऐसे जरूरी नहीं है कि दूसरे नंबर पे टाइम बाउंड वर्क आएगा। ये लाइन से नहीं लिखा है कि इसके बाद यही आना जरूरी है। प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म में अपन ने क्या कहा कि प्रोफेशनलिज्म का ये मतलब होता है कि जो उसके अंदर काम कर रहे हैं वो उस चीज के लिए ट्रेनिंग मिली है उनको, और उनके वो स्पेशलाइज्ड है उसके बारे में। जैसे अगर अपन कहें कि एक्सटेंशन ऑफिसर, तो वो प्रोफेशनल हो गया ना, कि उसने उसके बारे में ट्रेनिंग ली है और वो स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर जो काम करने वाले हैं वो सारे क्या हैं? स्पेशलाइज्ड हैं, अपने फील्ड में उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है और उन्होंने ट्रेनिंग किया है अपने फील्ड में। ठीक है, तो उसको प्रोफेशनलिज्म बोलेंगे। उसके बाद में अपन ने देखा टाइम बाउंड वर्क। टाइम बाउंड वर्क मतलब जितना काम है उसको टाइम में डिवाइड कर दिया कि भाई आज आपको इतना काम करना है तो करना ही है। ठीक है, तो टाइम बाउंड वर्क होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी ना, तो एफिशिएंसी बढ़ गई। उसके बाद अपन ने क्या कहा? कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट्स, भाई जो सबका काम तो एक ही है, कॉमन है ऑब्जेक्टिव, तो कि कॉमन गोल है उसकी तरफ सारे उसी की तरफ लगे हुए हैं। ऐसे नहीं को बीच में दूसरा तू किधर जा रहा है टांग खींच लो। ठीक है, तो सारे उस गोल की तरफ, उस सेंटर की तरफ लगे हुए हैं। तो कंसंट्रेटेड एफर्ट लग रहा है, एक जगह एफर्ट लग रहा है तो ज्यादा कामयाब हो गया। ठीक है, तो ये टी एंड वी के 4 फीचर अपने को ध्यान रखने। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा? स्ट्रक्चर देखी उसकी।
ठीक है। स्ट्रक्चर में अपन देखा कि एक एक्सटेंशन ऑफिसर, एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर 800 फार्म फैमिलीज के ऊपर है। ठीक है। और उन 800 फार्म फैमिलीज के अपन ने 8 ग्रुप बनाए, हर ग्रुप के अंदर 100 फैमिलीज हो गई। अब 100 फैमिलीज में से एक ने को अपन ने क्या चुना, विलेज लेवल वर्कर, और वो एक जना अब कितने पे हो गया, 100 फैमिलीज पे एक विलेज लेवल वर्कर हो गया। ठीक है। तो एक एक्सटेंशन ऑफिसर कितने विलेज लेवल वर्कर के ऊपर हो गया, 1:8। ठीक है। तो अपने को डायरेक्ट यही पूछेगा कि एक एईओ और विलेज लेवल वर्कर का रेशियो कितना होता है, एक विलेज लेवल वर्कर का और फार्म फैमिलीज का रेशियो कितना होता है, एक एईओ का और फार्म फैमिलीज का रेशियो कितना है। तो अपने को ध्यान से देखना है, एक रेशियो 800 है कि एक रेशियो 100 है कि एक रेशियो 8 है। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ये अपन ने टी एंड वी सिस्टम पढ़ा था। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो अपन अभी पढ़ेंगे सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट। हेडिंग डालो रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। क्या हो गया, हाँ, हेडिंग डालो रूरल डेवलपमेंट। टी एंड वी सिस्टम इंडिया में कहां से शुरू हुआ, एईओ विलेज लेवल लिखाओ सर, आपने सही नहीं लिखा था, डैनियल वेनर पंडित चलो, लिखा नहीं सही, मैंने लिखा था, अब बोल दिया दोबारा, अब बोला हुआ लिख नहीं सकते, यहां मैं दोबारा लिखा हूं उसको, कमाल लिए। बीएससी करके आए हो, सीधे 10वीं से ही आ गए यहाँ पे, हर चीज हर। तो बीएससी एक 4 साल की डिग्री है, उसको करके आ गए, अब तुमको बोला हुआ लिखा नहीं जा रहा, इसका मतलब तुम्हारा पहला स्टेप ही कमजोर हो गया। लिख ही नहीं सकते तो फिर क्या आंसर करोगे, वहां वो आरपीएससी लेगी तुमसे आंसर। ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर दो अपने को प्रोग्राम, एक तो आईएडीपी, एक आईएएपी, ठीक है, और एक कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 3 अपन इसमें रूरल डेवलपमेंट में एक साथ में देखेंगे। ठीक है। ये तो आया 1960 में, ये आया 1964 में, और कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, आ, इसका डेट देखना पड़ेगा भाई, ये भी 1964 में ही है। ठीक है। कल आपने 8:10 लिखाया, कहाँ लिखाया 8:10, 8 से 10 लिखवाया, 1:8 से 10, 8 भी हो सकते हैं ऑप्शन में, 10 तक लिखा आ सकता है। ठीक है। एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, एक तो ये 3 एक साथ लिख लो, इनकी डेट याद रह जाए। ठीक है। उसके बाद में अपन इनको एक एक करके पढ़ते हैं, इस ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसलिए इसको अपन सीधा एक एक करके पढ़ेंगे, इनकी सिर्फ अपन फुल फॉर्म और इसकी डेट याद रखेंगे। ठीक है। चलो लिख लिया नहीं, देखो पहला जो अपन ने लिखा IADP, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम।
इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है। अब इसके अंदर तुमको ऑप्शन में ऐसे मूर्ख बनाएगा इसमें कि ये जो इंटेंसिव है इसकी जगह आपको दे देगा इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है इसके नाम में इंटेंसिव है, इंटीग्रेटेड नहीं है। ठीक है, इंटेंसिव है, सघन है, इंटीग्रेटेड नहीं है। ठीक है, एक तो इस पे ध्यान देना है। एक यहां अगर आपको डेवलपमेंट लिख देगा तो आप घूम जाओगे। कभी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर ऑप्शन में दे दिया तो तुम डिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, डेवलपमेंट करोगे। ठीक है, तो इन दोनों पे ध्यान देना है कि यहां तो क्या है इंटेंसिव और यहां क्या है डिस्ट्रिक्ट का। आईडीपी तो पढ़ा है और सब तो मेरे को आता है, पर ये डिस्ट्रिक्ट की जगह डेवलपमेंट सुंदर लग रहा है, ये कर देता हूं। ठीक है, तो ये याद रखना है अपने को कि इसका नाम क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। क्वेश्चन इसमें से बनेगा तो ये उलझा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मल लग रहा है अपने को, बट ये क्वेश्चन गलत होगा सबका। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है, इन दोनों वर्ड पे ध्यान देना है। जब भी इंटेंसिव ये पढ़ो आईएडीपी तो अपने को इस पे ध्यान देना है कि इसमें क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। बोलो एक बार। ठीक है, कब शुरू हुआ, 1960। ठीक है, और एक इसके अंदर ध्यान रखना है अपने को कि ये कब कौन से में सीजन में स्टार्ट हुआ, तो खरीफ 1960 लिख लेना कि खरीफ सीजन में स्टार्ट हुआ। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया क्या आपने, नहीं पढ़ा? मैं तो नहीं पढ़ा भाई। ठीक है, खरीफ 1960। ठीक है, एक चीज ये याद रखनी है इसमें, पहला क्वेश्चन ये, और दूसरा क्वेश्चन इसमें उलझेगा। आपको 1960 पता होगा लेकिन आपको क्या देगा, रबी दे देगा। आप ऐसे खुश हो जाओगे उस ऑप्शन में देख के कि 60 तो दिख रहा है, पर आगे खरीफ रबी हो गया। जैसे अब की बार प्रधानमंत्री वो रोजगार योजना आई। ठीक है, तो सब 75 देख के तो खुश हो गए कि 75 75 पड़ा हुआ है 75, पर आया कब, 15 मई, 15 जून, 25 जून। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अब आ रहा है, सबको पता है 1975 पता है, पर आगे डेट और दे दी। ठीक है, तो अपने को आईएडीपी ध्यान रखना है, स्टार्ट कब हुआ, खरीफ में स्टार्ट हुआ 1960 में। ठीक है, इसके बाद देखो, इसको बोलते हैं पैकेज प्रोग्राम। है मोर या नहीं बनना है, मोर ऐसे बारिश देख के पंख ऐसे करता है आपकी तरह। मन यहाँ शांत रखो, शांत रखोगे तो सब हो जाएगा, है ना। बाद में यहाँ क्लास से जाके बाद में बन जाना मोर। ठीक है, चलो, इसको क्या बोलते हैं, पैकेज प्रोग्राम। अब सीधा ऐसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पैकेज प्रोग्राम। अरे एक अपन नीलो खेड़ी में मजदूर मंजिल लिख लिया था क्या, तो लिख लो वहां पे, है, है? रिफ्यूजी वाला लिख लो कि जो नीलो खेड़ी है ना, उस प्रोग्राम का दूसरा नाम है, उसको क्या बोलते हैं, मजदूर मंजिल बोलते हैं। मजदूर मंजिल, मजदूर मंजिल, मजदूर मंजिल। तो अगर अपने को पूछ ले कौन सा प्रोग्राम है जिसको मजदूर मंजिल बोलते हैं, तो अपन क्या कहेंगे, नीलो खेड़ी। हाँ, मजदूर मंजिल को मजदूर मंजिल नीलो खेड़ी को बोलते हैं। ठीक है, आल्सो नोन एज मजदूर मंजिल। ठीक है, नीलो खेड़ी आल्सो नोन एज मजदूर मंजिल, क्योंकि वो पाकिस्तान से आ रहे थे, उनको मजदूर बना दिया ना।
चलो समझो इसको पैकेज प्रोग्राम क्यों बोलते हैं। एक बार वो लिख लिया, वापिस इधर आ जाओ भाई। इसको पैकेज प्रोग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था कि जो फार्म प्लानिंग है, फार्म प्लान है, उसको क्रेडिट के साथ में ऐड करना है। फार्म प्लान मतलब फार्म के लिए जो अपन ने प्लानिंग की है। आगे पढ़ोगे आप फार्म प्लानिंग क्या होती है, जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें फार्म प्लानिंग पढ़ोगे, ठीक है। तो फार्म प्लान को किसके साथ जोड़ना है? क्रेडिट के साथ जोड़ देना है। क्रेडिट क्या होता है भाई? जो आप लोन ले रहे हो बैंक से, तो क्रेडिट के साथ में किसको जोड़ देंगे? फार्म प्लान को। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, फार्म प्लान के लिए पैकेज दे रहे हैं, इसलिए क्या कर दिया इसको? पैकेज प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? उद्देश्य लिख लेना, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। है क्या बोला मैंने? कहा है तू? कौन सी दुनिया में? यही है तो यही है। तो मैंने क्या बोला? पैकेज प्रोग्राम इसी को बोलते हैं। ये बोला कि नहीं बोला? बोला ना। तो फिर पैकेज और ये दोनों अलग चीज है। तो ध्यान कहाँ है? तू ध्यान नहीं देगा तो मैं बाहर फेंक दूंगा। तेरे ध्यान न देने की वजह से ये 200 बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, है ना। तो इसलिए तू ध्यान दिया कर या मत बोला कर क्लास के बीच में, ठीक है। समझ में अपने आप आ जाएगा, ध्यान यहाँ देगा तो। ज्ञान लगाएगा तो नहीं आएगा, ज्ञान नहीं लगाना इधर। लिंकिंग फार्म प्लान विद क्रेडिट, ठीक है। अब याद रखना है, सीधा ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेगा कि किस प्रोग्राम का उद्देश्य फार्म प्लान को क्रेडिट के साथ जोड़ना है, ठीक है। फार्म प्लान, प्लान क्या तभी? योजना, कि फार्म की जो योजना है उसको क्रेडिट के साथ जोड़ना है, ठीक है, कर्ज के साथ। फार्म प्लान को कर्ज के साथ जोड़ना है। फार्म, ये दोनों चीज याद रखनी है, फार्म प्लान और क्रेडिट, इन दोनों को जोड़ेगा कौन? आईएडीपी, ठीक है। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या रख दिया? पैकेज। कि जैसे आपकी फार्म की योजना है, कि जैसा आप अपने फार्म पे करना चाहते हो, कि मैंने योजना बनाई कि अब की बार मेरे को नई कोई मशीन खरीदनी है, ठीक है। तो वो फार्म प्लान में एक मशीन मेरे को ऐड करनी थी, तो उस मशीन को क्रेडिट देना, कि उस मशीन के लिए और फार्मर को क्रेडिट देना, ये किसका प्लान था? आईएडीपी का, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये उद्देश्य किसका है भाई? इसका और उसका, दोनों का, है ना। चलो भाई, हाँ क्या करूं? नीचे करूं? अब तक नहीं लिखा? हो गया? इसका स्लोगन याद रखना भाई। स्लोगन मतलब इसका एक स्लोगन था, वो क्या था? बैटिंग ऑन स्ट्रॉन्ग हॉर्स। बैटिंग ऑन स्ट्रॉन्ग हॉर्स, सीधा ही पूछेगा किसका स्लोगन है, तो अपन क्या कहेंगे? आईएडीपी का। स्ट्रॉन्ग हॉर्स मतलब मजबूत घोड़े पे दाव लगाना है, ठीक है। मजबूत घोड़ा मतलब जिसका फार्म प्लान सॉलिड हो, उसी को क्या देंगे?
क्रेडिट देंगे। सारी चीज आपस में लिंक है। इसको प्रोग्राम, पैकेज प्रोग्राम क्यों बोला? क्यों कि ये फार्म प्लान को क्रेडिट से ऐड कर रहा था, पैकेज दे रहा था फार्म प्लान के लिए, ठीक है। और उसी के लिए अपन ने कह दिया कि जिसका जितना फार्म प्लान सही होगा उतना ही उसको क्या मिलेगा, उसके ऊपर दाव लगाएगा जो भी आपको क्रेडिट देगा वो, ठीक है। तो बैटिंग ऑन स्ट्रॉन्ग हॉर्स, तीनों चीज एक साथ में रखो कि बैटिंग ऑन स्ट्रॉन्ग हॉर्स मतलब मजबूत घोड़े पे दाव लगाना। एक तो इसका स्लोगन था और इसका ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था कि फार्म प्लान को किसके साथ जोड़ना है, क्रेडिट के साथ जोड़ना है। इसीलिए इसको क्या बोल दिया, पैकेज प्रोग्राम। शुरू कब हुआ, खरीफ 1960, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। सबसे पहले ये 7 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ भाई, मतलब 7 जिलों में सबसे पहले ये प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो 7 जिलों में शुरू हुआ, ठीक है। ओ जय, ठीक है। इनिशिएटेड एट 7 डिस्ट्रिक्ट्स। फिर का कितने में शुरू हुआ, 34, ठीक है। इटावा कितने में हुआ, इटावा 64, 64, ठीक है। ऐसे याद रखना इसको, 7, इसको अंडरलाइन कर लो 7, कि सबसे पहले आईएडीपी कितने डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ, तो 7 में। और उसमें से अपने राजस्थान का भी एक डिस्ट्रिक्ट था, वो कौन सा था, पाली। तो सबसे पहले राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ, इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो ये 7 डिस्ट्रिक्ट में थे उनमें सबसे पहले कहां शुरू हुआ, पाली में। और राजस्थान का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट यही था, पाली। ठीक है, लिख लिया, हाँ। 7 पूरे अपने को कोई याद जरूरी नहीं है। ऐसे तो जैसे 34 फिरका है तो 34 फिरका याद थोड़ी करेंगे अपन, नहीं पूछेंगे इसमें, क्योंकि ये बुक्स में भी नहीं लिखा हुआ कि 7 कौन कौन से थे। आपने सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इसमें पाली था अपना राजस्थान का, ठीक है। जिसकी जरूरत होगी वो मैं बता दूंगा ना। ये हुआ नोट, आगे चलते हैं अपन। अपन ने दूसरा लिखा IAAP, कब आया, 1964 में। अब इसमें क्या था, इसका नाम भी याद रखना है, इंटेंसिव इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम। अब डिस्ट्रिक्ट की जगह क्या आ गया, एरिया आ गया, कि भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज अपन फार्म प्लान से क्रेडिट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए उसको ज्यादा स्पेसिफिक या ज्यादा इंटेंसिव करने के लिए क्या किया गया, एरिया वाइज प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, कि कुछ एरिया जो ज्यादा प्रोडक्टिव थे, जहां ज्यादा उस क्रेडिट से फायदा होने की उम्मीद थी, उन एरिया को आइडेंटिफाई किया और ये सेम प्लान डिस्ट्रिक्ट की जगह कहां लगा दिया गया, एरिया पे, ठीक है। तो ये पैकेज प्रोग्राम जो अपन ने देखा था IADP, वही आगे चल के क्या बन गया, IAAP। डिस्ट्रिक्ट से आके वो किस पे आ गया, एरिया। तो ये किस पे, वो तो डिस्ट्रिक्ट पे काम कर रहा था, ये क्या कर रहा था, स्पेसिफिक एरिया पे काम कर रहा था। तो इसमें अप्रोच पूछे तो अपन क्या कह देंगे कि ये एरिया अप्रोच पे काम कर रहा था, कि हर एक स्पेसिफिक एरिया वाइज उसकी नीड से और उनको फुलफिल करने के लिए वैसा का वैसा ही क्या देना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इसके अंदर ध्यान दिया गया कि एरिया वाइज किया जाए, ठीक है। और ये ज्यादा इंटेंसिव था भाई, मोर इंटेंसिव।
तो अब पहले तो डिस्ट्रिक्ट में है, हाँ कल्चरल, कल्चरल है भैया ना, कल्चर नहीं है। जो यहाँ मैंने ये एग्रीकल एजी लिखा है ना, एग्रीकल्चरल है दोनों में। इंटेंसिव एग्रीकल्चरल, मैंने जब मैं बोल रहा हूं तो मैं एग्रीकल्चरल ही बोल रहा हूं, ठीक है। क्या? ठीक है, अब आगे लिखो, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये कब आया? 1964 में। और इससे क्या हुआ? ब्रेक थ्रू आया मिल्क प्रोडक्शन में। मिल्क प्रोडक्शन में अमूल चूल बढ़ोतरी देखी गई, ठीक है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है चेंज, सडन चेंज, अचानक बदलाव, ठीक है। ब्रेक थ्रू क्या हो गया? हाँ, अच्छा, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम लिख दो। सेम ही तो है यार, कैटल ही तो करना है, और यहां डेवलपमेंट है, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, दूध उत्पादन में अमूल चूल परिवर्तन इस प्रोग्राम की वजह से आया। तो अपने को ऐसे क्वेश्चन दे दे कि कौन से प्रोग्राम की वजह से दूध उत्पादन में परिवर्तन देखा गया या बढ़ोतरी देखी गई, तो अपन क्या कह देंगे? आईसीडीपी की वजह से, ठीक है। सफेद क्रांति कब शुरू हुई? 1966, 69, 68, 74, 70, ठीक है। आईसीडीपी, ठीक है। इसके बाद में एक और इसके साथ में लिख लो, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। उसमें चौथा प्रोग्राम लिख लो, वो जो अपन ने रूरल डेवलपमेंट में लिखा था उसमें चौथा। अब रूरल डेवलपमेंट ऐसे नहीं है कि ऐसे तुमको कोई पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूरल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं आएगा। अब मैंने इनको बस आपके लिए कि भाई ये अलग अलग चार चार, तीन तीन, चार चार याद कर लोगे तो याद हो जाएंगे, वरना सारे साथ कर लोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं अपने हिसाब से ही रूरल डेवलपमेंट ऐसे लिखा रहा हूं। तो ये मत मान के बैठ जाना कि ये रूरल डेवलपमेंट लिख दिया, इसलिए अपने को इसको ऐसे रूरल डेवलपमेंट में याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग यूज करना उसमें, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, हाई यील्डिंग ज्यादा जल्दी है किधर को? हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ये 1966-67, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? तो उसके साथ में ही याद रखना है अपने को इसको, ठीक है। कैसे? कि उसके अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन में अपन ने क्या यूज किया था? हाई यील्डिंग वैरायटीज यूज की थी, ठीक है। इंटेंसिव अपन ने इरिगेशन यूज की, ठीक है। और अपन ने ज्यादा उपयोग किया किसका? पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का। और ज्यादा ही अपने यूज किसका किया? पानी का। तो सारी चीजों का ज्यादा यूज किसमें था?
ग्रीन में। तो ऐसा ही हाई यील्डिंग वैरायटी कब आई, इसी में आई। और इस प्रोग्राम से क्या हुआ, जो ब्रेक थ्रू आया किसमें, ग्रेन प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ग्रेन प्रोडक्शन में ब्रेक थ्रू, मतलब अगर अपने को कहे दूध में ब्रेक थ्रू किससे है, तो अपन क्या कहेंगे, आईसीडीपी से। और अमूल चूल परिवर्तन किसकी, ग्रेन में, ग्रेन प्रोडक्शन में किससे आया, तो अपन क्या करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम से। ठीक है, तो इसमें लिख लो, इस प्रोग्राम से अनाज उत्पादन में अमूल चूल परिवर्तन देखा गया, अमूल चूल परिवर्तन देखा गया। हाँ, ब्रेक थ्रू लिख लो। अमूल चूल नहीं पढ़ा तो तुमने फिर हिंदी भी नहीं पढ़ी, किधर की नहीं हो तुम तो, ना हिंदी के ना इंग्लिश के। ये मनोज परमार, तू तेरा 1965 याद रख लेना ना, वो यहाँ लिख रहा है कि 1965 से 66 आया। ठीक है, तो तू एग्जाम में आए तब ऐसा कर देना 1965-66, और आप 1966-67 कर देना। ठीक है, ये जब मैंने स्टार्ट किया था तभी बोला था कि ये कहीं से उठा के ये दिमाग मत लगाना। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम आप देखोगे 1965-66 भी लिखा मिलेगा, बट अपने को याद सिर्फ 66-67 रखना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन गलत करोगे। ठीक है, ये लिख लिया ना। और वो जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो लिख लो कि ब्रेक थ्रू इन ग्रेन प्रोडक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। अब दो प्रोग्राम अपने को साथ में, ये चार अपन ने साथ में याद कर लिए, कौन कौन से, आईएडीपी, आईएएपी, आईसीडीपी, एचवाईवीपी। ठीक है, ये चार अपने को एक साथ में ऐसे टुकड़ों में याद रखोगे तो रह जाएंगे याद। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले आईएडीपी पढ़ा, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, क्या नहीं करना है, इंटीग्रेटेड नहीं करना है और डेवलपमेंट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा, ये खरीफ 1960 में आया, इसको अपन क्या बोलते हैं, पैकेज प्रोग्राम बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या था कि फार्म प्लान को किसके साथ में ऐड करना है, क्रेडिट के साथ में ऐड करना है। इसका स्लोगन था वो क्या था, बैटिंग ऑन स्ट्रॉन्ग हॉर्स, कि मजबूत घोड़े पे दाव लगाओ। ठीक है, मजबूत घोड़ा इन द सेंस ऑफ जिसका फार्म प्लान बढ़िया हो, जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, उसके ऊपर दाव लगाओ। तो वो किसका स्लोगन था, आईएडीपी का। फिर उसको एरिया में लेके चले गए 1964 में, और इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, उसमें एरिया अप्रोच थी, उसमें डिस्ट्रिक्ट अप्रोच थी। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसके से क्या हुआ 1964 में मिल्क में ब्रेक थ्रू आया, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, फिर अपन ने देखा हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1966-67 में आया, और उससे ग्रेन प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देखी गई। ठीक है, तो ये चार अपन ने याद कर लिए। अब आगे चलते हैं, दो एक साथ में याद करने हैं, एक एसएफडीए, एमएफएल, दोनों ही एक साथ में आए 1971 में, 1971 में दोनों आए, एसएफडीए, एमएफएल, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। इसका लिख लेना, यहां लिख देता हूं, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी। सबसे पहले अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, ये मैंने यहां लिख दिया है, एसएफडीए। ठीक है, दोनों की डेट एक साथ याद रखनी है, कब आए, 1971। ठीक है, अब इनको ऐसे लिख लेना भाई, ये फुल फॉर्म एक बार इसके साथ में लिख लो, फिर इनको ऐसे लिख लोगे तो ये याद अच्छे रहेंगे। एसएफडीए और एमएफएल ऐसे कंपैरिजन में लिख लेना तो अच्छे से याद रहेंगे, फिर दोनों को अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा फिर। ठीक है, एक बार इनकी फुल फॉर्म लिख लो यहीं पे,
यहाँ स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी लिख लो, और यहाँ मार्जिनल फार्मर, हाँ सीमांत किसान, मार्जिनल 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 फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म ऊपर लिख लो और उनकी डेट लिख लो 1971, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसे लिख लो SFDA MFAL, तो इनका कंपैरिजन में पढ़ लेंगे तो ये याद रखने में आसान हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या थे, लघु किसान, लघु किसान विकास एजेंसी, ठीक है। एजेंसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी बोलते हैं, ठीक है, एजेंसी, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर लघु किसान, मार्जिनल फार्मर क्या हो गए सीमांत किसान, और सीमांत किसान के साथ कौन है भाई, खेतीहर मजदूर, ठीक है। तो स्मॉल मार्जिनल सीमांत और खेतीहर, और इसके अंदर लघु किसान का डेवलपमेंट करना था, ठीक है। तो लघु और सीमांत सारे जानते हो क्या होता है, अभी बता दूंगा ना। देखो भाई, SFDA सबसे पहले 46 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया, MAFL 40 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया। कंपैरिजन में ही पढ़ना है इनको, याद एक साथ ही रखना है, 1971 है, ठीक है, एक साथ ही याद रखना है दोनों को, ठीक है। सबसे पहले इसमें 50,000 फार्मर्स को शामिल किया गया, ठीक है, जबकि MAFL के अंदर 20,000 किसानों को शामिल किया गया, 20,000। इसमें जो सब्सिडी दी गई स्मॉल फार्मर में वो 1/4 दी गई, 25% सब्सिडी। अब ये एक बार लिख लेना, फिर मैं बता दूंगा कि ये क्या है सब्सिडी। इसमें 33.33% सब्सिडी दी गई, यानी 1/3, यहाँ 1/3 सब्सिडी, यहाँ 1/4 सब्सिडी दी गई। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे क्या हुआ। अब अपन ने पढ़ा यहाँ स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, यहाँ क्या है लघु किसान है। तो लघु किसान के पास जमीन कितनी होती है भाई, 1 से लेके 2 हेक्टेयर के बीच में जिसके पास जमीन है उसको अपन क्या बोलेंगे, लघु किसान, स्मॉल फार्मर। उसको अगर एकड़ में चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, 2.5 एकड़ से लेके 5 एकड़ जमीन जिसके पास है वो कैसा किसान है, लघु किसान है। तो अब लघु किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है, उसको जब वो कोई फार्मर इंप्लीमेंट लाएगा, फार्म इंप्लीमेंट लाएगा, जैसे उसने कोई कल्टीवेटर खरीदा तो उस कल्टीवेटर के ऊपर उसको कितनी सब्सिडी दी गई, 25% सब्सिडी देने का प्लान किया गया कि भाई अगर आप कल्टीवेटर खरीद रहे हो तो 1 लाख रुपए का कल्टीवेटर है तो 25% सरकार आपको वापस देगी। किस प्रोग्राम के तहत, SFDA के तहत, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा MAFAL, मार्जिनल फार्मर और एग्रीकल्चरल लेबर्स, मतलब सीमांत किसान और खेतीहर मजदूर। तो सीमांत किसान कौन है, जिसके पास 1 हेक्टेयर से
कम जमीन है कि अब अगर रास्ते रास्ते ढंग से मेहनत कर ली तब तो ठीक है, जमीन बढ़ जाएगी, वरना अभी ये है वो भी सल्ट जाएगी, मतलब सीमा पे ही है, ठीक है, किनारे पे ही खड़ा है, अभी गिरने ही वाला है, ठीक है। तो सीमांत किसान मतलब 1 हेक्टेयर से कम वाला है, मतलब 2.5 एकड़ से कम वाला किसान है, वो कौन है? सीमांत किसान है। और ये तो साफ ही है, इसके पास तो है ही नहीं जमीन। अगर ये कोई फार्म इंप्लीमेंट लाते हैं तो इनको सब्सिडी का प्रावधान कितना रखा गया? 33.33%, यानी 1/3 सब्सिडी दी गई। तो अब अपने को पूछेगा क्या कि मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर जो प्रोग्राम था उसके अंदर किसानों को फार्म इंप्लीमेंट के ऊपर कितनी सब्सिडी दी गई? तो अपन क्या कह देंगे? 1/3। ठीक है, तो अगर आप 1 लाख रुपए दे रहे हो तो 33,000 रुपए आपको कितने दिए? वापिस दे दिए जाएंगे। ठीक है, यहां कितने दे रहे थे? 25,000। तो याद रखना इसके पास थोड़ी ज्यादा जमीन है इसलिए इसको सब्सिडी थोड़ी कम दी, इसके पास कम जमीन है इसलिए सब्सिडी इसको, ठीक है, ज्यादा सब्सिडी वाले किसान कम थे, यहाँ 20,000 ये ज्यादा सब्सिडी वाले, और कम ही जिलों में शुरू किया गया। तो कंफ्यूज नहीं होगा, साथ में याद रख लेना, ज्यादा सब्सिडी कम किसानों को कम जिलों में दी गई, ठीक है, कम सब्सिडी ज्यादा किसानों को ज्यादा जिलों में दी गई। याद रख लोगे इसको ऐसे? 46, 40, 50,000, 20,000, 25%, 33.33%। ठीक है, ऐसे फार्म इंप्लीमेंट लिख लेना यहाँ कि सब्सिडी किसके ऊपर? फार्म इंप्लीमेंट्स पे। ठीक है, 25% सब्सिडी ऑन फार्म इंप्लीमेंट्स, फार्म इंप्लीमेंट्स, फार्म फार्म इंप्लीमेंट्स। कृषि यंत्र, ठीक है, कृषि यंत्र लिख लेना, यंत्र। कृषि यंत्रों पे सब्सिडी कितनी दी गई? 25%, और यहाँ 33.33%। जमीन और लिख लो भाई, इसके पास कितनी है? 1 से 1 हेक्टेयर टू 2 हेक्टेयर, ब्रैकेट में लिख लेना 2.5 एकड़ से लेके 5 एकड़, और इसके पास कितनी है? लेस देन 1 हेक्टेयर, जिसको अपन कह देंगे लेस देन 2.5 एकड़। अब एक क्वेश्चन उसने ऑनलाइन पूछ रखा है कि सर आईसीडीपी और एचवाईवीपी अलग अलग है क्या? हाँ? लगभग डब्ल्यू तो बन गया ये भी मार्जिन पर ही है अभी, है ना? तो ये मार्जिनल है लगभग। ये अब टोपी वो सहरा पहनने वाला है सिलेक्शन का, ठीक है। हाँ, सीधा इंटरव्यू तो होगा नहीं रहा आपकी बार, वरना तो बुला लेते। बिना इंटरव्यू इसको बुला ले क्या? ठीक है, ये 2 याद हो गए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन ने अब 6 प्रोग्राम याद कर लिए है ना? ऐसे करते करते सारे कर जाओगे तुम। 2 एक याद रखना, एक 1973 के अंदर प्रोग्राम है और एक 1977 में, 1973 और 1977 में, दोनों साथ में याद रखना, सीधा इनकी डेट में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो याद रखना 1973 में आया, ये डेजर्ट से रिलेटेड है भाई, ड्रोट प्रोन
एरिया प्रोग्राम, ठीक है। एक 1977 में है, वो है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये ड्रोट प्रोन है, सूखा वाला जो क्षेत्र है उसमें, ठीक है। और ये डेजर्ट डेवलपमेंट है, तो ये ध्यान रखना है, पहले कौन सा आया, सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रोग्राम आया, और ये किसके लिए आया, डेजर्ट डेवलपमेंट के लिए बाद में है। तो ये 1973 1977 दोनों अलग अलग याद रखना। ये एक्सटेंशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जीके में जो तुम्हारे क्वेश्चन लगा हुआ है, मतलब जो आ रखा है तुम्हारे सिलेबस में, डेजर्ट एंड डेजर्ट डेवलपमेंट, है ना। हाँ, ड्राई फार्मिंग नहीं, जीके जीके में पॉवर्टी एलिवेशन और वो दोनों, ये दोनों चीज है ना। सिलेबस देखा है कि नहीं, बस देखा है तो उसमें है ये। सर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना, बस बात ये है। हाँ मत पूछो, यही बात है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मेरे से मत पूछो भैया ना, ऐसे क्वेश्चन बताने के लिए मैं नहीं हूं इधर। कोई ढंग का क्वेश्चन है, कोई अगर तुमको दिक्कत आ रही है, सही में जेन्युइन दिक्कत है, तो मेरे को कभी पूछो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। कई चीज याद नहीं हो रही, कोई चीज कंफ्यूजन है, तो वो चीज मैं सोल्व कर सकता हूँ। ये ऐसी बातों का जवाब मेरे पास नहीं है। जिसको आईसीडीपी एचवाईयूपी अलग अलग है नहीं पता चल रहा, तो प्लीज मेरी क्लास में उसका कोई काम हो ही नहीं सकता। अब मैं एक एक चीज को अब कितनी बार बोल दिया इस क्लास में, मैंने जो 6 प्रोग्राम पढ़े हैं उनको 6 बार बोल दिया मैंने। अब भी ऐसे पता नहीं लग रहा कि अलग अलग है, तो फिर तो गड़बड़ है भाई। हाँ, फिर क्या काम है, इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सी चीज में तुमको 6 बार बोल दी, वो समझ में नहीं आ रही, तो ये इतना बड़ा सिलेबस बस की बात नहीं है। ठीक है, दिहाड़ी लाग जाओ टाइम। ठीक है, अब अगर आगे चलते हैं अपन ना, चलो। ये तो एक साथ याद रखने भाई, ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको डीपीएपी लिख लेना और इसको डीडीपी लिख लेना। ठीक है, क्या हो गया, हाँ क्या लिखा है, उसको बंद कर देता हूं मैं। सारे कष्ट ही दूर हो गए। ठीक है, चलो। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, दो ये साथ में याद कर लिए। अब इसके बाद में 2-3 प्रोग्राम और जो भी अपने होंगे वो याद रखेंगे। एक तो उसमें सबसे पहले अपने को याद रखना है, दो ये साथ में याद रखना, IRDP और एक ट्राइसेम। इनके अंदर तुम कंफ्यूज होगे किसमें, डेट को लेकर, कि डेट में IRDP पहले है कि ट्राइसेम पहले है। ठीक है, तो जिस जिसमें कंफ्यूजन जिस जिस टाइप की होगी, क्योंकि मेरे को हुई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, IRDP आया 1978 में और ये ट्राइसेम आया 79 में, तो इनको लगातार दोनों को याद रखना है। पहले कौन आया, IRDP, फिर कौन आया, ट्राइसेम। ठीक है, इनकी डेट ऐसे याद रखनी है। IRDP की फुल फॉर्म लिख लेना, इंटीग्रेटेड, यहां इंटीग्रेटेड है, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड रूरल
डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद में आप इसकी लिख लेना ट्राइसेम की, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें दो दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है। अब इसमें अपन ने कहा यूथ, तो यूथ क्या होता है भाई? यूथ एज कितनी होती है? 18 से 35, ठीक है। 18 से लेके 35 साल का है वो युवा है, ठीक है। कहां से कहां तक? 18 से 35 साल का है वो क्या होगा? युवा। तो अब अपन को ऐसे बोले कि ट्राइसेम है, उसकी एज लिमिट क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे? 18 से 35, क्योंकि अपने को पता है यूथ कब कब से कब होता है? 18 से 35। और यूथ दिवस कब बनाते हैं भाई? इंटरनेशनल यूथ डे 12 जनवरी को इंटरनेशनल यूथ डे बनाते हैं। 12 जनवरी है या 15 मई है? हाँ, पक्का है क्या? इंटरनेशनल यूथ डे देख लेना भाई। हाँ, इंडिया में तो है 12 जनवरी, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं। जिस दिन वो आया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 12 जनवरी को नहीं है वो, 15 मई को आई थी। देख लेना भाई एक बार, है ना। नोट कर लो कॉपी के ऊपर, ऐसे लिख लो यूथ डे इंडिया का कब है और ये कब है ना। 12 जनवरी तो पक्का है, तो क्योंकि अपनी जो वो हुई पीछे क्या बोलेंगे उसको, जयपुर के अंदर हुआ था ना वो, 3 दिन का चला, 3 दिन का जो प्रोग्राम चला था ना, क्या नाम है यार उसका? राइजिंग राजस्थान। तो राइजिंग राजस्थान 9, 10, 11 ऐसे ही चला था। हाँ, तो उसके अंदर अपन ने 11 को बना लिया, वो प्रवासी दिवस बनवाया था 10 को। तो राजस्थान में प्रवासी दिवस 10 तारीख हो गई। वैसे 11 तारीख को बनाते हैं अपन भारत में प्रवासी दिवस, पर राजस्थान में 10 तारीख को ही प्रवासी दिवस है, ठीक है। अब की बारी घोषणा की है अपन ने, ठीक है। तो ये देख लेना भाई, जी के पढ़ते रहना साथ में। चलो, क्या कर रहे हैं अभी? अभी राइजिंग राजस्थान से एक ही क्वेश्चन पूछा है उसमें। अब राइजिंग राजस्थान इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेना, ईआरसीपी राइजिंग राजस्थान, ठीक है। चलो, क्या दोनों हो गए? आईआरडीपी और ट्राइसेम, ठीक है। अब इसमें एक आईआरडीपी में एक दो चीजें और लिख लो। आईआरडीपी में, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ये सबसे पहले 2300 ब्लॉक में चालू किया गया था, ठीक है। तो इसमें जगह बची है क्या आपके पास? नहीं बची। तो आईआरडीपी इन दोनों के अलावा नीचे लिख लो ऐसे आईआरडीपी, ठीक है, क्योंकि 2-4 बातें वो इसकी इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले ये 2300 ब्लॉक में स्टार्ट किया गया। अब किसी ने ध्यान दे रखा है यहाँ, उसको तो पता है कि अपन ने ये आईआरडीपी किस लिए लिखा है। अब यही क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे कि ये आईआरडीपी इसमें है कि नहीं है। अपन ने इनको कंपैरिजन इसलिए किया है यहाँ पे, क्योंकि इनकी डेट आगे पीछे है और इनको एक साथ अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। इसलिए अपन ने इनको यहाँ लिखा है।
अब इसमें तो एक बात थी तो अपन ने लिख ली कि यूथ से रिलेटेड था, तो इनको यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी थी। ठीक है, इसमें एक चीज और लिख लेना कि इसमें 2 लाख युवाओं को और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई। ठीक है, 2 लाख युवाओं को ट्रेनिंग प्रदान की गई। हाँ, अरे यूथ कहाँ है, इसमें ही है यूथ, ट्राइसेम में। ट्राइसेम में यूथ की ट्रेनिंग इसी में तो करा रहे। नाम देखो, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 2 लाख युवाओं को ट्रेनिंग प्रदान की गई। किस प्रोग्राम के तहत? ट्राइसेम के तहत। ठीक है, ट्राइसेम हो गया पूरा। अब आईआरडीपी की 2-4 बातें वो नीचे लिख लेना, ऐसे उसको अलग से डब्बा बना लेना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई मैं इसमें ट्राइसेम में नहीं लिख रहा हूं, आईआरडीपी में लिख रहा हूं। आईआरडीपी में सबसे पहले लिखो कि ये शुरू कितने में गया? स्टार्टिंग में 2300 ब्लॉक में स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब ये जो नंबर वाला सिस्टम है ये हरियाणा एडीओ में पूछा। ठीक है, 1-2 और जगह इसके क्वेश्चन आए कि भाई ये सबसे पहले कितनी जगह स्टार्ट किया गया, कितनी जगह नहीं स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो इसको अपने को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले कितनी जगह स्टार्ट हुआ। जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, ये 2300 में किया गया। अब अगले पूछे फिरका डेवलपमेंट कितने में? 34। इटावा कितने में? एसएफडीए कितने में? एसएफडीए स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी 46 में। एमएफएल 40 में। आईएडीपी 7 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ऐसे ऐसे याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसकी जो अप्रोच थी, इसकी अप्रोच थी वो क्या थी? फैमिली बेस्ड थी। ठीक है, फैमिली बेस्ड अप्रोच थी। अप्रोच मतलब इसका जो टारगेट ग्रुप था वो कौन था? फैमिली था। ठीक है, और इसके जो बेनिफिशरीज थे, लाभान्वित बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज से उनके अंदर 30% SC ST का रिजर्वेशन है। ठीक है, कि अगर 100 जने आईआरडीपी में होंगे तो उसमें से 30 जने लाभान्वित कौन होंगे? SC ST होंगे। 30% कोटा हो गया किसका? SC ST का। किसके अंदर? आईआरडीपी में। तो इतनी चीज अपने को आईआरडीपी में याद रखनी है। एक अप्रोच क्या है इसकी? फैमिली बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या कहा? सबसे पहले कहां शुरू हुआ? 2300 ब्लॉक में शुरू हुआ, और अपन ने कहा कि इसके बेनिफिशियरी में 30% क्या है? SC ST है। याद हो जाएगा। अपन ने प्रोग्राम अब कंपैरिजन करके अपन ने 4 प्रोग्राम पहले पढ़े, उसके बाद में 2 अपन ने SFDA MFAL एक साथ पढ़ा, उसके बाद में अपन ने 2 एक साथ पढ़े IRDP और ट्राइसेम। पहले कौन आया? IRDP। ठीक है, नाम छोटा है तो पहले आया। ठीक है, ट्राइसेम नाम बड़ा है तो बाद में आया। IRDP क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, IRDP में अपन ने क्या देखा कि ये सबसे पहले 1978 में आया, 2300 ब्लॉक में स्टार्ट हुआ, फैमिली बेस्ड अप्रोच है, और 30% क्या होंगे इसके? लाभान्वित SC ST होंगे। उसके बाद अपन ने ट्राइसेम देखा। ट्राइसेम में अपन ने क्या क्या? ट्रेनिंग देनी है रूरल यूथ को। किसके लिए? कि वो स्वयं का रोजगार कर सके, और उसके लिए अपन ने जो यूथ है वो एज लिमिट क्या रखी ट्राइसेम की? 18 से 35। और सबसे पहले 2 लाख यूथ को क्या प्रोवाइड किया? ठीक है, 2 लाख इस प्रोग्राम के तहत 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। ठीक है, अब इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे।